एप्पल कंपनी ने अपने चुनिंदा फोन धारकों को सूचित किया है कि आपका फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स द्वारा हैक करने की कोशिश की जा रही अब है। एक सर्वेलेंस का युग है और सर्वेलेंस के युग में ये एक बड़ा नॉर्मल चीज है। और मैं समझता हूं कि अब सारे जो नेतागण है इस देश के, चाहे वो अधिकारी हैं, कोई मान के चले को उन पे निगरानी हो रही है, अलग तरीके से निगरानी हो रही है। पहले ह्यूमन कोई बंदा बाहर बैठा होता तो उन पे निगरानी रखने के लिए, अब है कि वो टेलीफोन से निगरानी हो रही है। हालांकि ये निगरानी जो है बहुत सक्सेसफुल भी नहीं होती। पीएमओ को कैसे पता चल जाता है कि किस मंत्री के पीए ने कहां गेटिंग सेटिंग की है? पीएमओ को कैसे पता चल जाता है कि इस पीएस को हटा दो, ये पीएस जो है वो बड़ा डायरेक्ट चैनल खोले हुए है, तो दूसरे को अपना आदमी प्लांट कर दो ताकि जो है मंत्री जी का सारा चैनल बंद हो जाए? कैसे पता चल जाता है सर? तो महुआ मित्रा को भी अगर सर्वेलेंस पे रखा गया है तो महुआ मित्रा पहली लीडर है जो अडानी के खिलाफ कांग्रेस से भी पहले खुल के बोल रही थी। से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं के और पत्रकारों के फोन टैप हो रहे हैं। सरकार जो है चुनाव के पहले इस समय लगी हुई ये है कि अगर पश्चिमी देशों में अगर इतना बड़ा कोई मसला हो जाता टेलीफोन टॉपिंग के या लोगों की निगरानी पे, तो आप मान के चलिए कि इस पे सरकारें वहां चली जाती हैं। भारत जैसे देश में जो कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे ऐसे मुद्दों पे सरकारें नहीं जाती, क्योंकि यहाँ जो लोकतंत्र है वो बड़ा दिखावे का और एक सेमी राजशाही वाला लोकतंत्र है। में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को जासूसी से खारिज करके अडानी के ऊपर डाल दिया है। अच्छा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मैं सोचता था कि यहाँ का जो है वो नंबर 1 पर जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, दूसरे पर अडानी है, तीसरे पर अमित शाह है, लेकिन ये गलत है। सरकार में नंबर एक अडानी है, पीएम दूसरे नंबर पर हैं और अमित शाह तीसरे नंबर पर हैं। टैपिंग से लेकर हैकिंग तक एप्पल ने एक बड़ा खुलासा किया है। क्या एप्पल, जो कि सबसे सुरक्षित मोबाइल फोन माना जाता है, उसको भी क्या हैकर्स भेज सकते हैं? क्या विरोधियों की फोन हैकिंग हो रही? एक बड़ा मसला है, बड़ा खुलासा एप्पल ने किया है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उस अपनी बात भी रखी। क्या है पूरा मसला, इसको समझते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। जेपी सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। संजीव पांडे साहब है, पत्रकार है। इनके राजनीतिक पक्ष और कानूनी पक्ष क्या है, दोनों पे बात करेंगे और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में क्या कहा है। देखते रहिए अम्बेडकर नवाज। स्वागत है सर आप दोनों का जी। आज जो है एप्पल बम फूटा है। एप्पल बम, अच्छा। एप्पल कंपनी का फोन आता है ना, तो एप्पल कंपनी ने अपने चुनिंदा फोन धारकों को सूचित किया है कि आपका फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स द्वारा हैक करने की कोशिश की जा रही है। ओ। उसमें विपक्षी नेता और पत्रकार शामिल हैं। इसमें जो है महुआ मित्रा हैं, शशि थरूर हैं, पवन खेड़ा हैं, सीताराम येचुरी हैं, राघव चड्ढा हैं, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सपा नेता अखिलेश यादव हैं, पत्रकार में वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन हैं, डेक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर श्री राम कर्री हैं और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन हैं। तो और जब ये मामला उठा तो उन्होंने कहा, बीजेपी वालों ने कहा कि आप एप्पल से पूछिए। एप्पल ने कहा कि हम इसमें संवेदनशील जानकारी आपको दे नहीं सकते हैं। हो सकता है कि ये जो हैक करने की कोशिश हो फर्जी हो, लेकिन बहुत गंभीर मामला है, इसलिए आप लोग भाई सतर्क रहिए। आप लोग जरूर ऐसा काम कर रहे हैं जो सत्ताधारियों को नागवार गुजर रहा होगा। तो ये शुरुआत में ही जानना बहुत जरूरी है कि मामला सिर्फ केजरीवाल तक ही नहीं है, सारे लोग इनके निशाने पर हैं। थोड़ा विस्तार से बता ही दीजिए, उसके बाद हम सब्जेक्ट पे आते हैं। नहीं, मतलब सारे लोगों को आज मैसेज हुआ, सब लोगों ने इसकी शिकायत की है। अश्विनी वैष्णव ने खंडन किया है। बीजेपी ने कहा कि पहले आप एप्पल से पूछिए। एप्पल ने भी एक सफाई जारी की है कि ये मामला बहुत गंभीर है। भाई हो सकता है कि जो हमारा पकड़ने का सिस्टम है, हो सकता है कि फर्जी अलार्म हो, कोई वो ट्रायल कर रहा हो, लेकिन है। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा कि नहीं है।
नहीं, राहुल गांधी ने प्रेस राहुल गांधी के ऑफिस के वर्कर्स हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं के और पत्रकारों के फोन टैप हो रहे हैं। सरकार जो है चुनाव के पहले इस सब में लगी हुई संजीव जी, है। एप्पल बम फूटा है, इसके बारे में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है? देखिए, ये तमाम टेलीफोन टैपिंग तो सरकारें लंबे समय से कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसियां करती ही हैं। अब उसमें ये होता है कि नॉर्मल टेलीफोन तो बहुत ही इजीली टेप होता है, उसके लिए कोई बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। अब लोकल पुलिस के पास भी वो सारे कुछ हैं। ये है कि अब एप्पल बम में वो एप्पल को बहुत ही सुरक्षित माना जाता था, और वो पता नहीं क्या है उनका कुछ सिस्टम बहुत ही हाई सिक्योरिटी में माना जाता है, और उसमें अगर कोई टेपिंग हो रही हो तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल टेलीफोन टैपिंग तो करते हैं। अब उसमें व्हाट्सएप टैप कर रहे हैं कि और भी जो कुछ और जो बातचीत करने का जो और जरिया है उसको टेप कर रहे हैं, तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर्वेलेंस का जो एक दौर है पूरे वर्ल्ड में और दुनिया में, हर आदमी पे एक नज़र रखने की अलग अलग तरीके हैं। पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस नज़र रखता था, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नज़र रख रहा है। तो उसी का एक पार्ट है ये कि टेलीफोन के जरिए लोगों की निगरानी करनी। तो मैं तो समझता हूँ कि अब सरकारें एक एक आदमी की निगरानी कर रही है, और ये तो बड़े नेता हैं तो इनकी निगरानी तो होनी तय ही है। अब आप चले जाइए विभिन्न शहरों में, अलग अलग जगहों पे जिस ढंग से कैमरे लगाए गए हैं, जिस ढंग से और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, तो एवरी सिटीजन सर्वेलेंस में है गवर्नमेंट के, और एक सिस्टम के सर्वेलेंस में है। कानून क्या कहता है फोन टैपिंग को लेकर? ऐसी नहीं, रैंडम वो देखिए, वो ये टाइपिंग की बात नहीं, ये हैकिंग की बात है। हैकिंग, हाँ, हैकिंग का मतलब है कि पेगासस टाइप का मामला हो सकता है, और भी आ गए हैं सॉफ्टवेयर जिससे आपका पूरा डाटा जो है वो जो है चुरा सकते हैं वो हैकर्स। और यही नहीं, आपके फोन में हो सकता है बहुत सी आपत्तिजनक चीजें को जो है वो क्या कहते हैं वो डाल दे। प्लांट कर सकते हैं। जैसे कि आमतौर पर जो है वो अभी तो भीमा कोरेगांव में ही तमाम आरोप हैं कि सब कंप्यूटर में प्लांट किए गए हैं, जो फॉन्ट भी नहीं मिलते हैं। तो ये है स्थिति सर। आप अब अपने मुद्दे पर बहस कीजिए। हमने एक मतलब इसलिए कि ये एक बड़ा बम था, जिसलिए हमने कहा पहले हम अपने श्रोताओं को यही बता दिया जाए। नहीं नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी भी की है और इस मसले को जी जी गंभीरता से उठाया है। जी। हाँ संदीप जी, हाँ। आप संपर्क टूट गया था, बताएं क्या कह रहे थे आप? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि देखिए, सर्वेलेंस के युग में हर आदमी निगरानी में है। टेलीफोन जेपी सिंह जी का भी टेप हो रहा होगा, टेलीफोन आपका भी टेप हो रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो तो बड़े नेता हैं, ये तो छोटे छोटे एक्टिविस्टों के भी, छोटे छोटे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनका भी टेलीफोन टेप हो रहा है, सिविल सोसाइटी के लोगों का भी टेलीफोन टेप हो रहा है। तो एक बड़ा नॉर्मल थिंग है, और मैं समझता हूँ किसी भी नेता को कोई डरना नहीं चाहिए। अगर टेलीफोन टेप कर रहे हैं, करें सिस्टम में। पहले गुप्तचरों के थ्रू निगरानी होती थी। राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगाया था कि शायद वो किसकी सरकार गिर गई थी, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई थी, तो उसमें, हेलो, हाँ, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई है। हाँ, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई थी। वो 2 हरियाणा पुलिस के जवान शायद राजीव गांधी की निगरानी कर रहे थे, उसमें सरकार गिर गई थी। तो अब तो देखिए कि इतना पेगासस का मसला हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया मेरी तो भी जानकारी में नहीं है। और यह क्या अभी तक मतलब कि उस पर हुआ, ये भी बहुत गंभीर मसला था, लेकिन उस पर भी कुछ परिणाम निकले नहीं। हाँ, ये है कि अगर पश्चिमी देशों में अगर इतना बड़ा कोई मसला हो जाता टेलीफोन टॉपिंग के या लोगों की निगरानी पे, तो आप मान के चलिए कि इस पे सरकारें वहां चली जाती हैं। भारत जैसे देश में जो कहने को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे ऐसे मुद्दों पे सरकारें नहीं जाती, क्योंकि यहाँ जो लोकतंत्र है वो बड़ा दिखावे का और एक सेमी राजशाही वाला लोकतंत्र है। पिछले 30-40 सालों से, बेशक हम लोग मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोले, तो एक नॉर्मल चीज के रूप में लें। और मैं समझता हूँ कि नेता लोग अब टेलीफोन टैपिंग से डरे नहीं। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कुछ गोपनीय बातें नहीं कर रहे हैं, नीरा डाडिया से बात ना कर रहे हो, तो ना डरें, मेरा ये मानना है। आपको याद होगा नीरा डाडिया टेप कांड हुआ था, जिसमें बड़े नेता लोग उसमें फंस गए थे, उसमें अमर सिंह जैसे लोग भी फंसे थे, वो किसी बिपाशा बसु से बात कर रहे थे, वो सारे ऑनलाइन ही हो गए थे। तो मैं समझता हूँ कि जो नेता थोड़ा सा महिलाओं से बातचीत करने से थोड़ा दूर रहें। सरकार तो सर्विलेंस रखेगी भाई विरोधी दलों पे। तो अब इस पे मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजों को तभी रोका जा सकता है जब फुल्ली हमारा माइंडसेट डेमोक्रेटिक होगा। अगर हम सिर्फ बात करें डेमोक्रेसी का और माइंडसेट फ्यूडल हो,
तो इसका कोई इलाज नहीं है। और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार हो, राज्यों में विपक्ष की सरकार जो है, जैसे यहाँ केंद्र में तो भाजपा करवा रही है टेलीफोन टेप, अगर राज्यों में चले जाइएगा तो जहां पे दूसरी सरकारें हैं ना, अपोजिशन की सरकार है, जैसे लेफ्ट की सरकार केरल में है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, बिहार में जेडीयू की सरकार है, तेजस्वी की सरकार है, तो ये भी क्या करते हैं कि इनके जो स्टेट पुलिस है उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट है, उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास, और वो विरोधियों को निगरानी में रखते ही रखते हैं। उनका ठीक है, उनका लेवल थोड़ा सा निचले लेवल पे होता है, लेकिन वहां भी निगरानी है। तो इसको सर्वेलेंस कैपिटलिज्म आप मान के चलिए कि सिस्टम में जो भी आएगा वो निगरानी करेगा, और जो भी विरोध में बोलेगा उसकी निगरानी होगी। ये एक सिस्टम का एक पार्ट हो चुका है। तो सवाल ये है कि अब तो टैपिंग से लेके हैकिंग तक मामला चला गया। जेपी सर, कानून क्या कहता है? और एप्पल सर तो ये बहुत मजबूत। नहीं, कानून तो कहता है कि ये गैर कानूनी है। कानून से क्या होता है? कानून तोड़ने के लिए बने होते हैं सर। कौन मानता है कानून? ये तो है, कानून तो बहुत पहले से कि नहीं, आप टेपिंग नहीं हो सकती, ये निष्ठा में हनन है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निष्ठा का अधिकार आपको दिया है, उसके पहले से कि ये टेपिंग जो है नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है, इसके बावजूद होती है। इसलिए होती है कि आपके पास प्रमाण नहीं है कि आप ये कहें कि साहब हमारी फोन की टेपिंग हो रही है। अब आप कहेंगे, आरोप लगाएंगे, वो जो उनके जांच करता है वो कहेंगे नहीं, टेपिंग नहीं हुई, आपके आरोप गलत है। जैसे पेगासस वाला संजीव भाई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसने रिपोर्ट दिया कि सरकार ने सहयोग नहीं किया और हमें कोई इसमें जो है ठोस सबूत नहीं मिले, मामला दाखिल दस्तखत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कोई सबूत नहीं मिला। हाँ जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर आते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पहले अदालत में क्या क्या हुआ है जरा जेपी सर आप ही से शुरू करता हूं तब। हाँ संजीव, देखिए हाँ, बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो टैपिंग को लेकर कहीं भी आप किसी के टेपिंग कर भी रहे हैं तो एक प्रक्रिया यही है कि आप स्टेट के होम सेक्रेटरी या केंद्रीय होम सेक्रेटरी से आप परमिशन लेंगे। पहले कोई भी एजेंसी अगर किसी का टेप कर रही है तो आपने होम डिपार्टमेंट से परमिशन लेना जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल है, ये होम डिपार्टमेंट से कहीं परमिशन नहीं ली जाती, और सारे एजेंसियों ने, स्टेट पुलिस के एजेंसियों ने या सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसियों ने, सबके पास इक्विपमेंट्स हैं और वो सब सेक्रेट फंड से इक्विपमेंट खरीदे जाते हैं, और वो इक्विपमेंट के बेस पे वो अपना गैर कानूनी टेपिंग करते रहते हैं। सहूलियत के हिसाब से टेपिंग के कुछ रिकॉर्ड किसी को भेज दिया जाता है, किसी को डरा दिया जाता है कि आपका टेलीफोन टेप हो गया, आपका वो हो गया। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि पंजाब में तो मुझे याद है कि जब अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट थी 2002 के आसपास, 2002 के आसपास जब बादल के जाने के बाद अमरिंदर सिंह गवर्नमेंट आई थी, तो उस समय एक आईजी थे, वो टेलीफोन टेपिंग के लिए बहुत बदनाम हुए थे, और उस समय जो एडीजी इंटेलिजेंस थे वो भी टेलीफोन टेपिंग के लिए बदनाम हुए थे, और वो तो ये हालत थी कि अपनी ही पार्टी के जो विरोधी नेताओं के टेलीफोन टेप करवा रहे थे, और तो और पुलिस अधिकारियों के भी टेलीफोन टेप कर रहे थे, वो जो उस समय के आईजी इंट थे या उस समय के जो एडीजी इंट थे। और बाद में क्या हुआ कि सरकार बदल गई, 2007 में अकाली दल की सरकार आई, तो अकाली दल की जैसी सरकार आई तो आईजी इंट जो थे, जिनके खिलाफ बड़े राजनीतिक दलों की नाराजगी थी, विरोधी दलों की कि बहुत टेलीफोन टेप करता है, वो मशीन लेके भाग गए, जो मशीन आईजी इंट के दफ्तर में था। तो उस समय के जो बाद में जो दूसरे ऑफिसर थे, जिनको था कि हमारा टेप कर रहे हैं, वो उनको ढूंढते फिर रहे थे कि इसको अरेस्ट करो, और बड़ी मुश्किल से वो टेलीफोन टेप करने वाले आईजी साहब हाथ पांव जोड़ के वो 6 महीने छुट्टी पे भागे रहे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पूरी तय हो चुकी थी। और वो जो विरोधी ऑफिसर थे, जो बाद में बिजनेस डिपार्टमेंट देख रहे थे, उन्होंने विजिलेंस की फाइलें उनकी खोल दी थी, और बार बार ये कहते थे कि उसको ये बोलो कि वो टेलीफोन का जो मशीन है वो कहाँ है, जो टेप करके जो हम लोग का टेप कर रहा है, तो किधर गया मशीन। तो मेरा ये मानना है कि हर स्टेट डिपार्टमेंट भी इस इक्विपमेंट से लैस है, और कोई भी होम सेक्रेटरी से परमिशन नहीं ली जाती, होम डिपार्टमेंट से कहीं भी कोई परमिशन नहीं ली जाती अकॉर्डिंग टू लीगल, कि कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है या कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, सरकार के पास अधिकार है टेलीफोन टेप करने के लिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर प्रक्रिया है कि डीजीपी उस फाइल को होम सेक्रेटरी के पास भेजेगा और स्टेट के होम सेक्रेटरी उसको परमिट करेगा, तभी टेलीफोन की टेपिंग हो सकती है। लेकिन आज की डेट में अगर 100 टेलीफोन टेप हो रहा है तो उसमें 100 के 100 विदाउट परमिशन ऑफ होम सेक्रेटरी इस देश के अंदर टैपिंग हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जी, इस पे कुछ हाँ जी। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, पूरा दुनिया इतनी तरक्की कर गई है
कि बहुत से तो ऐप भी आ गए हैं जो आपकी लोकेशन और ये सब बता देते हैं कि कौन कहाँ है क्या नहीं। जासूसी आप अपने घर में बैठे कर सकते हैं, बशर्ते उस ऐप को चलाने का आपको अंदाजा हो और ऐप के बारे में मालूम। दूसरी बात, हमें बहुत से पत्रकारिता के जीवन में लोग मिले जिन्होंने कहा कि पालिका बाजार में टेलीफोन को हैक करने, टैप करने वाली जो है वो बहुत सी मशीनें पालिका बाजार में दिल्ली के बिक रही हैं। बहुत लोग जो आपके इस टाइप के लोग हैं, जो कोई अपने पत्नी का करना चाहता है, कोई प्रेमिका का करना चाहता है, कोई पत्नी के सहयोगी का करना चाहता है, कोई अपने जो है पार्टनर का करना चाहता है प्राइवेट, तो वो पालिका बाजार से जाके जो है मशीन ला करके और जो है जो सिस्टम है भैया उससे करता है। ऐसा भी लोगों का दावा है, मैंने देखा तो नहीं है लेकिन दावा जरूर सुना है। तो आप ये लोग तो भी दिल्ली अपने में, पार्टी अपने अपने नहीं पार्टी के नहीं लोगों का भी कर लेता हूँ। हाँ, तो आप दिल्ली में रहते हैं, एक दिन पालिका बाजार में जरा देखिए जा करके कि ये मशीन उपलब्ध है कि नहीं है। जी संजीव जी कुछ कह रहे थे। हाँ, देखिए, मैं कई जैसे पुलिस अधिकारियों से मैंने जो बातचीत करी, तो उसमें तो पुलिस अधिकारी यहाँ तक बताते हैं जो खास करके इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे साइबर के एक्सपर्ट हैं या इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, या जो लंबे समय तक जिन्होंने इंटेलिजेंस में अपनी नौकरियां दी हैं और जो इस काम को अंजाम देते रहे हैं या उसमें एक्सपर्ट रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि देखिए, जो आज की डेट में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि अगर आपका टेलीफोन नॉर्मल ऑन है, नॉर्मल मतलब ऑन है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन ऑन है, तो आप जो बातचीत दो आदमी कर रहे हैं किसी कमरे में, तो वो भी इंटेलिजेंस एजेंसियां सुन सकती हैं। मतलब कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और मतलब कि कई अधिकारियों को डेमो देख के दिखाया भी जाता है। तो देखिए, अब ये सिंपल है कि सरकार करा रही है तो सिर्फ सरकार ही नहीं करा रही है। अभी एक बहुत अच्छी किताब आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किताब लिखी है और उन्होंने बकायदा ये बताया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी एजेंसियां ही टेप कराएं। दुनिया में जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी प्राइवेट हैकरों को सहयोग लेके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को का सर्वेलेंस कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने एक उदाहरण बताया था, उस किताब को मैंने पढ़ा बड़ा ध्यान से, शुरू में ही 200-300 पेज पढ़ने के, 200-250 पेज मैंने पढ़ा है, 600-700 पेज की किताब है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, दोनों जगह वो महिला रिपोर्टर ने काम किया है और बहुत अच्छी किताब है। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, किताब का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, द हाउ द वर्ल्ड एंड, ऐसा कुछ उसका हेडिंग है किताब का, और उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि मतलब कि एक अमेरिका के प्राइवेट हैकर को यूएई ने हायर किया और उसने बराक ओबामा की वाइफ की हैकिंग करने की कोशिश करी और उन पर पूरा नजर रखा। बाद में वो दुबई में था, दुबई में उसके फिर दूसरे जो काउंटर पार्ट्स थे उन्होंने उसको समझाया कि देखो, तुम जहाँ के नागरिक हो, तो अपने ही प्रेसिडेंट के और उसकी वाइफ पे निगरानी कर रहे हो किसी दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट के कहने पे। तो फिर वो अमेरिका आया, अमेरिका में उसने कन्फेस किया है, उस पर अब मुकदमा भी चल रहा है उस लड़के पे। और बताया जाता है कि दुनिया भर में प्राइवेट हैकर्स, खास करके जो तुर्की के, इजराइल के और यूरोपियन हैकर्स जो हैं और रशियन हैकर्स जो हैं, वो अलग अलग जगहों पे गवर्नमेंट के द्वारा उन्होंने हायर किए गए हैं, या जो नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, इवन के कुछ जो खतरनाक आतंकी संगठन है वो भी हैकर हायर करते हैं, और ये बेसिकली कहीं बचाने के लिए या कहीं किसी और को टारगेट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली 2007-8 से जब से अमेरिका ने दरअसल इसकी शुरुआत करी, इस तरह के हैकिंग और ये सारे सिस्टम को दुश्मन देशों को करने के लिए, उन पर सर्वेलेंस रखने के लिए। और अमेरिका ने जब बैठे बैठे ईरान के एक न्यूक्लियर उसमें क्या कहा जाता है प्रोग्राम में नतांज न्यूक्लियर प्रोग्राम सेंटर पे अमेरिका ने एक वायरस से अटैक करवाया, एक हैकर के थ्रू, प्राइवेट हैकर के थ्रू। अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको हायर कर रखा था और हैकर प्राइवेट थे, तो उन्होंने हैक कराया, उसमें उसके सिस्टम में ही एक मालवेयर घुसा दिया, जिसके कारण वो पूरे परमाणु सेंटर में आग लग गया, ब्लास्ट हो गए वहां पे नतांज। ईरान ने आज तक उसको डिस्क्लोज नहीं किया कि हमारे यहाँ आग लगा था या कोई ब्लास्ट हुआ था, लेकिन ये बाद में 2-3 साल बाद ये डिस्क्लोज हो गया कि अमेरिकन हैकरों ने ऐसे अटैक कर दिया था और उनके मालवेयर अमेरिका में बैठे बैठे उनके सेंटर में घुसा दिया था, उनके कंप्यूटर सेंटर में। और जब मालवेयर जब वहां से निकालने की कोशिश होने लगी, उन हैकरों को कहा गया कि यहाँ सब निकालो, काम हो गया है। तो वो जो
जो भी वायरस या जो भी मालवेयर बोलते हैं उसको, वो घूमते घूमते यूरोपियन सिस्टम में चला गया और जर्मनी के डिफेंस के जो सिस्टम है उन्होंने उसको पकड़ा। फिर उन्होंने पता लगाया कि आया कहाँ से, हमारे सिस्टम में कहाँ से घुस गया, तब उनको पता चला कि नतान से रूट होते हुए हमारे पास आया है और अमेरिकन हैकरों ने इसको किया था। तो मतलब कि अब एक सर्वेलेंस का युग है और सर्वेलेंस के युग में ये एक बड़ा नॉर्मल चीज है। और मैं समझता हूं कि अब सारे जो नेतागण है इस देश के, चाहे वो अधिकारी हैं, कोई मान के चले को उन पे निगरानी हो रही है, अलग तरीके से निगरानी हो रही है। पहले ह्यूमन कोई बंदा बाहर बैठा होता तो उन पे निगरानी रखने के लिए, अब है कि वो टेलीफोन से ही निगरानी हो रही है। हालांकि ये निगरानी जो है बहुत सक्सेसफुल भी नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा कि इजराइल इसमें बहुत मास्टर था इस तरह की निगरानी करने में, और सारी दुनिया में उसने अपने टेक्नोलॉजी को बेचा, पेगासस बेचा, जैसे इंडिया को बेचा। और इंडिया को ही नहीं बेचा, हमें हमारी जानकारी में एक इंडियन के स्टेट गवर्नमेंट्स की भी कुछ पुलिस ने इसको खरीदने की कोशिश करी या खरीदा, और उसमें ऐसा नहीं था कि बीजेपी शासित राज्य थे, नॉन बीजेपी शासित राज्यों ने भी पेगासस पे हाथ डाला है। तो उसके बावजूद आप देखिए कि जब मिलिटेंट जो थे हमास के, जब उन्होंने इजराइल पर अटैक किया तो उनका सारा ये जो सर्वेलेंस सिस्टम था पेगासस और जो जो हम लोग सुनते रहते हैं सब फेल हो गया। तो मेरा ये मानना है कि सर्वेलेंस भी चलता रहेगा, और मैं समझता हूं कि ये स्टेट का एक नेचर होता है। मैं समझता हूं कि आज बीजेपी की सरकार आई है, वो सर्वेलेंस कर रही है। मेरा यह मानना है कि कल को कांग्रेस की सरकार आएगी तो भी सर्वेलेंस करेगी, और कांग्रेस की सरकारें सर्वेलेंस करती रही है तो राज्यों में कहीं डीएमके की सरकार वो भी सर्वेलेंस करेगी। ये एक स्टेट का नेचर होता है कि विरोधियों का सर्वेलेंस करना, सिस्टम में कोई विरोधी को पनपने नहीं देना। अब उस स्टेट का जो नेचर है उसके खिलाफ डेमोक्रेटिक ढंग से लड़ाई भी होती है, और मैं समझता हूँ कि सर्वेलेंस से कोई बहुत ज्यादा, अगर वो एंटी नेशनल नहीं है तो किसी भी बंदे का क्या बिगाड़ लेंगे। अगर शशि थरूर का अगर टेलीफोन टेप हो रहा है या राहुल गांधी का टेलीफोन टेप हो रहा है, और उनकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी ही नहीं है कि वो किसी दुश्मन देश के साथ मिले हुए हैं, तो मैं समझता हूँ वो टेप करते रहे, फैसला तो जनता ने देना है। तो उनकी रणनीतियों को जानने के लिए अगर वो टेप कर रहे हैं या किसी से क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग तो फिर मैं तो समझता हूं कि किसी नेता को नहीं डरना चाहिए। अमर सिंह जैसे लोग अगर डरते हो, अमर सिंह का कुछ आ गया था कुछ इस तरह का, वो ऑब्जेक्शनेबल चीज होता है तो अलग बात है, उसमें थोड़ी सी बेइज्जती होती है, नहीं तो बाकी कोई इतना बड़ा ये मसला सर्वेलेंस का है, और ये आगे भी होता रहेगा किसी की भी सरकार आ जाए। जेपी सर, क्या ये राजनीतिक हताशा को भी दर्शाता है क्या? वो तो दर्शाता ही है। साथ में राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को जासूसी से खारिज करके अडानी के ऊपर डाल दिया है। अच्छा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले मैं सोचता था कि यहाँ का जो है वो नंबर 1 पर जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री हैं, दूसरे पर अडानी है, तीसरे पर अमित शाह है, लेकिन ये गलत है। सरकार में नंबर एक अडानी है, पीएम दूसरे नंबर पर हैं और अमित शाह तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने एक जो है राजा की भी कहानी सुनाई जिसकी जान तोते में बसती थी। तो राजा कहीं और रहता था, तोता कहीं और रहता था। जब तक तोते की गर्दन न मरोड़ी जाए तब तक राजा को कुछ नहीं हो सकता था, ऐसा वरदान था। तो उनका कहना है कि ये अभी इन्होंने इसको ये छोड़ा है ताकि कई दिन अब इसी पर बहस चलेगी, क्योंकि मामला पॉलिटिकल है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जितने नाम देखेंगे उसमें मैक्सिमम नाम आप देखेंगे उन लोगों का है जो अडानी को लेकर के इनके ऊपर हमला कर रहे थे। तो अडानी के नाम पर जो है अडानी नामक तोते हैं जो है ये बात जो है वो प्लांट कर दी। अब कुछ दिन इसी में चलेगा, अडानी का नाम लोग नहीं लेंगे कि क्या कहते हैं अडानी ने कोयला में चोरी की तो फलाना की, तो इनकी जांच हो तो इनकी फलाना हो। तो ये उन्होंने ये जो है सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि ये अडानी करवा रहा है ताकि उसके मामले की जांच ना हो। और ये उसको आप अगर महुआ मोइत्रा से जोड़ के देखें तो महुआ मोइत्रा ने भी कहा है कि उनको 2 सांसदों ने अप्रोच किया था कि आप अडानी के बारे में कुछ मत बोलिए, अभी चुप रहिए, 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा, और अडानी पर कभी बोलना हो तो बोल भी दीजिए, प्रधानमंत्री को साथ में मतलब है। तो मामला यहाँ पर है सर, और राहुल गांधी ने तो यही कह के इस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। और बाकी तो ये अगर ऐसा इन्होंने किया है तो हताशा को दर्शाता ही है। जी देखिए मेरा मानना है ना कि देखिए गौतम अडानी का भूमिका अगर है तो मैं तो समझता हूं कि जो विपक्षी दलों ने अडानी को लेकर अब क्लियर स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कल राहुल गांधी ने कल या परसों कहीं छत्तीसगढ़ में भाषण के दौरान उन्होंने बोला है कि वो अडानी को लुटा रहे हैं, हम जनता को देंगे सारा कुछ। और मैं लगता है कि कुछ कांग्रेस की कुछ स्पष्टता आ रही है अडानी को लेकर, जो
अभी तक अडानी को लेकर चुप थे, अब उनमें थोड़ी सी स्पष्टता नजर आ रही है कि वो अडानी को लेकर एक क्लियर कट आने, अगर उनकी सरकार आती है तो क्या रणनीति अपनाएंगे, ये आने वाले टाइम में मतलब कि राहुल गांधी थोड़ा क्लियर कर रहे हैं। बस वो यही नहीं बोल रहे हैं कि अगर बाय द वे अडानी की सरकार उनकी आ गई तो क्या अडानी के सारी संपत्तियों को नेशनलाइज करेंगे, ये एक अब रह गया है, क्योंकि उन्होंने कल अडानी का नाम लेते हुए किसानों से जोड़ा कि हम किसानों को देंगे। अब वो अडानी की संपत्ति किसानों में बांटेंगे कि किसकी बांटेंगे, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था। मैं उनका भाषण सुन रहा था तो मैं समझता हूँ कि अडानी को लेकर एक बहुत ही क्लियर कट स्टैंड तो ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि महुआ मोइत्रा इस समय अपनी पार्टी में अकेले हैं और उनकी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया उनके साथ, हालांकि कांग्रेस के लोगों को उनको सपोर्ट मिला है। तो महुआ मोइत्रा को भी अगर सर्वेलेंस पे रखा गया है तो महुआ मोइत्रा पहली लीडर है जो अडानी के खिलाफ कांग्रेस से भी पहले खुल के बोल रही थी। अडानी के जो इकोनॉमिक जो वो था पूरा साम्राज्य था, उस पर वो बड़ी बारीकी से पिछले 1 साल से मैं देख रहा था महुआ मोइत्रा को बोलते हुए। हालांकि मुझे ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही थी कि उनकी पार्टी की जो मेन नेता हैं वो अडानी के साथ नजदीक हो रही थी, अडानी उनके समिट में जा रहे थे, इकोनॉमिक समिट में गए थे और महुआ मोइत्रा ने यहाँ स्टैंड खोल रखा था। और बात तो अब क्लियर हो रही है कि जो कुछ महुआ मोइत्रा के खिलाफ अभी जो मुद्दा बनाया गया है क्वेश्चन पूछने का या वो पूछने का, तो क्लियर कट लग रहा है कि इंडियन जो सिस्टम है वो टोटली अडानी के प्रेशर में है। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्रियन पे अगर ये एलिगेशन लग रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं पैसे लेकर, अगर ईमानदारी से जांच करें तो 90% पार्लियामेंट्रियन बेचारे आ जाएंगे इस चक्कर में, क्योंकि कोई ना कोई जाके बोलता है। हम भी जाके बोलते होंगे कि भैया एक तरह क्वेश्चन उठा सकते हैं पार्लियामेंट में, तो क्या अगर मैं जाके अगर मैंने भी 1-2 बार सांसदों से किसी दोस्त के थ्रू बोला कि जरा ये क्वेश्चन अगर वहां लग सकता है तो लगवा दीजिए, तो क्या सांसद लगाते भी हैं? जैसे आप ही के कोई मित्र सांसद होंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो लगाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको पैसा दिया है क्वेश्चन लगाने के लिए। अब अगर यही क्राइटेरिया है, ठीक है, एक बार वो आपको याद होगा वो कैश का क्वेश्चन जो हुआ था जिसमें कई सांसद 8-10 सांसद, उसमें भाजपा भी 1-2 सांसद थे जो फंस गए थे, हमें जहां तक याद है। हिमाचल प्रदेश के एक थे हमीरपुर के सांसद सुरेश चंदेल। तो मैं समझता हूँ कैसे ऐसी बातें आई हैं, ऐसी बातें होंगी भी, लेकिन अकेला महुआ मोइत्रा को ही टारगेट करने का मतलब है कि क्लियर कट कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के अटैक से देश के जो सबसे बड़ा जो एक आर्थिक घराना है वो बहुत दुखी था, और उस आर्थिक घराने के ही कहने पे अब मैं समझता हूँ कि जिस ढंग से तेजी महुआ मोइत्रा की जांच को लेकर आई है, उसी ढंग से निशिकांत दुबे की डिग्री की जांच नहीं हो रही है। और निशिकांत दुबे की डिग्री पे लिखित रूप से दिया गया है, ना उस पर लोकसभा की कोई कमेटी बैठी है, ना उस पर प्रिविलेज कमेटी बैठ रही है, ना एथिक्स कमेटी बैठ रही है। और मेरा मानना है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, तो ये एक बड़ा एक और भी है कि क्या इंडियन पार्लियामेंट को कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है, इंडियन पार्लियामेंट कॉर्पोरेट के कहने पे चल रहा है, ये सब तमाम क्वेश्चन है। तो मतलब कि सर्विलेंस भी कॉर्पोरेट कर रहा है लोगों का, सांसदों का भी सर्विलेंस कॉर्पोरेट कर रहा है, और जो सांसद उनके खिलाफ हो वो कॉर्पोरेट उसी हिसाब से उसके खिलाफ कमेटियां भी बैठा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़े अच्छे दिन नहीं है, और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पे जा चुकी है, मेरा ये मानना है। जेपी सर, देखिए, सांसद या विधायक होने का मतलब ये नहीं है कि वो सर्व ज्ञान संपन्न है। वो हमारे और आपके जैसे कॉमन मैन है। पत्रकार होने का ही मतलब नहीं है कि कोई पत्रकार है तो सर्व ज्ञान संपन्न है, उसको सारी विधाओं के बारे में जानकारी है। कोई खेल के बारे में जानता है तो कानून के बारे में नहीं जानता, कोई कानून के बारे में जानता है तो खेल के बारे में नहीं जानता, कोई पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानता, कोई सोना सुर्ख चांदी खामोश के बारे में नहीं जानता, कोई आर्थिक पत्रकार है तो पॉलिटिकल नहीं जानता, पॉलिटिकल पत्रकार है तो वैज्ञानिक जो है शब्दावली उसको नहीं मालूम, तो विज्ञान की खबरें नहीं जानता। कोई सर्वगुण संपन्न है, कोई न कोई बताता है। मैंने यहाँ प्रयागराज में देखा है कि तमाम मुद्दों पर हम लोग चाहते हैं कि इसको जो है अगर विधानसभा में, विधान परिषद में या संसद में उठा दिया जाए तो इस पर कोई न कोई कार्रवाई हो जाएगी। तो संबंधित सांसद जो पूछ सकते हैं, अगर उनसे हम संपर्क करते हैं और वो कन्विंस होते हैं तो कहते हैं कि आप अपना सवाल लिख के दे दीजिए, लिख के पेन से हमने या कंप्यूटर से हमने अपने लिख के उनको दे दिया, तो वो उस सवाल में जो भी संशोधन कराना हो करा के अपने जो है वो जो कंप्यूटर मैन है
उससे वो सवाल जो है वो ठीक करा के और तब जो है वो पार्लियामेंट में ओटीपी और जो सिस्टम है उससे डालते हैं। यही विधानसभा में भी होता है। क्यों? क्योंकि जो विधायक है वो हमको सब बातें नहीं मालूम, आप बताएंगे तो उनके ऊपर से निकल जाएगा कि इसमें हम क्या सवाल पूछे, तो कहें कि इसमें जो सवाल बनता हो वो दे दीजिए, हमको लगेगा कि हाँ ये पूछने लायक है तो हम इसको लगाते हैं, तब वो सवाल लगता है। कई बार तो वो लिख के दे देते हैं और कहते हैं कि जाके इसको विधानसभा में लगवा दीजिए, क्योंकि अभी हम लखनऊ जाने में हमको क्या कहते हैं कई दिन का टाइम है, तब तक गड़बड़ हो जाएगा और सत्र आने वाला, तो जो जाइए और लखनऊ में वो सिस्टम है, जाके वहां पर उसको दाखिल कर दिए, वो अपने वन लिफाफे में देते हैं, ले जाके आप वहां जमा करवाइए, आप ही जमा करवाइए। तो पैसा लेके थोड़ी करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जितने सांसद सवाल पूछते हैं वो भी उनके परफॉर्मेंस ऑडिट में आता है कि इन्होंने साल भर में इतने सवाल पूछे, इन्होंने इतने मुद्दे पर सवाल पूछे, इनको इतने मुद्दे पर जवाब मिला। ये भी सब परफॉर्मेंस ऑडिट में आता है और उनके सवालों के आधार पर भी बहुत से अखबारों के खबरों की सुर्खियां बनती है। जी जी। इसलिए ये कहना कि इन्होंने उनसे पूछवा लिया, इनसे कहवा दिया, ये सब भैया की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। जी हाँ संजय जी। हाँ, जो किताब की बात हो रही थी, ये किताब है, इसको ध्यान से देख सकते हैं। आ रहा है सामने? पढ़ दीजिए पूरा ना, ठीक पढ़ से नहीं दीजिए। आता। हाँ, दिस इज पढ़ दीजिए। हाउ दे टेल मी द वर्ल्ड एंड्स। निकोल पैरलॉथ वाशिंगटन पोस्ट की एक सीनियर रिपोर्ट, बहुत साइबर एक्सपर्ट रिपोर्टर हैं, और इन्होंने ये किताब लिखी है, और ये वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक इस समय मानी जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर वेपन्स आर्म्स रेस की किताब है, जिसमें साइबर वेपन्स आर्म्स रेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उन्होंने डिस्कस किया है, और उसमें टेलीफोन टेपिंग से लेकर हैकिंग तक के बड़े डिटेल इसमें मेंशन किया है कि दुनिया में जो सरकारें हैं किस तरह से लोगों पर निगरानी कर रही है, और किस तरह से अनऑफिशियली गवर्नमेंट की एजेंसियां प्राइवेट हैकरों को पेरोल पे लेके दुनिया भर में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। चाहे पेंटागन हो, चाहे रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाहे दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के, चाहे ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो सारे प्राइवेट हैकरों को रख रहे हैं। कोई उनके पेरोल पे सरकारी खाते में नहीं है। सेक्रेट फंड से उनको पैसा दिया जाता है, उनकी सैलरी दी जाती है लाखों डॉलर में, और उनको जो टास्क दिया जाता है कि आपने इस ढंग से इन पे सर्वेलेंस रखना है, इनके इस सिस्टम को खराब करना है, इनके इस न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक करना है, ऐसे इनके एयरपोर्ट के सिस्टम को खराब कर देना है। जैसे आपको याद होगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कंप्यूटर सिस्टम ही हम लोगों का खराब हो गया था, और ये अंदाज लगा रहा था कि कोई दुश्मन मुल्क के हैकर ने पूरी बदमाशी करी है, जिसमें कई दिनों तक एम्स का कंप्यूटर ही बंद रहा था। तो कैसे बैंकिंग सिस्टम को भी तबाह कर सकते हो आपके हैकर, कोई दुश्मन मुल्क लग जाए और किसी प्राइवेट हैकर के थ्रू वो आपके बैंकिंग सिस्टम को ही ब्लॉक कर दें, उसमें कोई वायरस घुसा दें। तो ये एक बड़ा खतरनाक दौर में गुजर रहे हैं, और इसमें सरकारें बहुत आगे हैं इस तरह की चीजों को प्रमोट करने में, और मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई भी सरकार इसमें पीछे नहीं है, तो हमारी सरकार भी उसमें पीछे नहीं होगी। हाँ, हमारी सरकार दुश्मन मुल्क की निगरानी से ज्यादा अपने नेताओं की निगरानी में ज्यादा लगी हुई है, और दुनिया भर के जो इक्विपमेंट खरीद के अपने नेताओं की निगरानी कर रही है, एप्पल में हो, चाहे सैमसंग में हो, चाहे पेगासस व्हाट्सएप में डाल के कर रहे हो। तो ये एक मतलब कि समझिए कि पूरी दुनिया में ये सारी चीजें हो रही है, जिसके लिए हर आदमी को, हर पॉलिटिशियंस को, हर ब्यूरोक्रेट को तैयार रहना चाहिए, और वो मान के चले को सर्वेलेंस में है, उसकी निगरानी हो रही है, उसकी बातें सुनी जा रही है। अगर वो सोचता है कि हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं समझता हूँ उसको भारी गलतफहमी है। अगर सरकार ने सोच लिया है कि हमने इनकी बात सुननी है, तो चाहे आप जितना बड़ा हाई टेक्नोलॉजी लेके बैठे हुए हैं, आपकी बात सुनी ही जाएगी। सर जेपी सर, एक और सवाल है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना मतलब व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगता है बड़े बड़े जो देश होंगे, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय पे, भारत सरकार पे, भारत के और एजेंसीज पे, इन पर भी नजर रखता हुआ कुछ सुरक्षित नहीं है, किसी की निजता सुरक्षित नहीं है। सर, पीएमओ को कैसे पता चल जाता है कि किस मंत्री के पीए ने कहाँ गेटिंग सेटिंग की है? पीएमओ को कैसे पता चल जाता है कि इस पीएस को हटा दो, ये पीएस जो है वो बड़ा डायरेक्ट चैनल खोले हुए है, तो दूसरे को अपना आदमी प्लांट कर दो ताकि जो है मंत्री जी का सारा चैनल बंद हो जाए? कैसे पता चल जाता है सर? कैसे पता चल जाता है कि जो है विधानसभा, पार्लियामेंट, लोकसभा, इसमें सब क्या उठने वाला है, क्या उठेगा,
क्या हंगामा हो सकता है, आप क्या समझते हैं? ये सब बातें सबको मालूम है। आखिर इजराइल पर जो हमास ने हमला किया तो नेतन्याहू को कबूल करना पड़ा ना कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है और हम हमास का हमला जो है आंकने में, समझने में या पहले से जो है आकलन करने में पूरी तरह असफल रहे। तो यही ना कि उनका इंटेलिजेंस फेल्योर हो गया। हम्म। तो क्या करेंगे? ये तो देखिए, ये कहना कि या हम अपने मुंह से कहें कि नहीं सबका वो हो रहा है, तो ये कोई बात नहीं, सबका सब जगह हो रहा है। और अभी नहीं, आखिर इंदिरा गांधी के कैबिनेट के बारे में कहा जाता था कि इनके कैबिनेट में केजीबी का जो है मंत्री है, इनके कैबिनेट में सीआईए का मंत्री है। जो कैबिनेट में बैठक में वो बात होती है, वो बाहर बाद में पता चलती थी, सीआईए और जो है केजीबी को पहले ही पता चल जाती थी। होता है कि नहीं होता है? तमाम चेहरे हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि ये जो है कोई केजीबी का एजेंट बताया जाता था और कोई जो है सीआईए का एजेंट बताया जाता था। तो क्या करेंगे इसको आप सरकार? जी जी जी। हाँ जी। संजय जी। देखिए, आपको याद होगा कि प्रणब मुखर्जी जब मंत्री थे, यूपीए 1 या 2 की बात मुझे याद आ रही है, यूपीए 2 में मंत्री थे या 1 में थे, पी चिदम्बरम से इनकी थोड़ी सी तानातानी थी और उस समय बड़ा हंगामा हुआ था। प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में भी इंटेलिजेंस की कोई बगिंग करने की कोशिश करी गई थी और वो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने करवाई थी और शायद पी चिदम्बरम के उस समय बड़ा पी चिदम्बरम पे आवाज उंगली भी उठी थी, क्योंकि पी चिदम्बरम शायद उस समय होम के मंत्री थे या क्या थे। मतलब चिदम्बरम एक्चुअली जो साहब है एक्चुअली जो है वो सोनिया गांधी के हस्तक्षेप पर पी चिदम्बरम को वित्त मंत्रालय से हटा के होम मंत्रालय दे दिया गया था और प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्रालय दे दिया गया। और उस समय बगिंग का जो है वो केवल एक ही अपरेटस नहीं बरामद हुआ था उनके मतलब ऑफिस से। उनके ऑफिस ऑफिस के सराउंडिंग ऑफिस जो है उसमें कई बगिंग के जो है वो बरामद हुए थे। हालांकि बात आई गई हो गई क्योंकि वो सब एक ही थैली के सब लोग थे, कलाकार। बात आई गई हो गई, वरना आरोप यही लगा था कि पी चिदम्बरम ये सब करवा रहे हैं। और पी चिदम्बरम गृह मंत्रालय के थे भी। आप एक चीज देखिए ना कि जैसे जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफेंसिव है रीजनल पार्टियों पे, अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है। जिस ढंग से रीजनल पार्टियों के नेता अरेस्ट हुए हैं, बड़े पैमाने पे उठाए जा रहे हैं, चाहे टीएमसी के हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों, तो उस ढंग से कांग्रेस पे बीजेपी बोलती जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो पी चिदम्बरम को छोड़कर जिस ढंग से कांग्रेस लगातार बोल रही थी, भाजपा लगातार बोल रही थी कि हम इसने ईडी का ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस के अभी लीडरों पे 5 साल 10 साल हो गए, हाथ इन्होंने नहीं लगाया जो प्राइम टारगेट पे बीजेपी के लोगों ने। अगर सिर्फ पी चिदम्बरम के एक पर्सनल देखा जाए, कहते थे कि पी चिदम्बरम की कुछ पर्सनल भी थी कि इन्होंने जब वो नरेंद्र मोदी वहां गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और वो अमित शाह वहां थे, तो उस समय जो हुआ अमित था, शाह को हाँ, तो वो इन्होंने पी चिदम्बरम ने के साथ वो बदला लिया गया था। लेकिन बाकी कांग्रेस के लीडरों पे इन्होंने हाथ नहीं डाला। और मेरा यह मानना है कि चूंकि कांग्रेस ने बड़े लंबे समय तक शासन किया है, तो कांग्रेस बहुत पाक साफ नहीं है। कांग्रेस भी इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस के सारे दावपेच जानती है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं के आंकड़े इन्होंने रख रखे होंगे, मेरा एक मानना है। तो इसीलिए कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं है। बोलते जरूर हैं, साथ में ये भी है कि ये कहीं ना कहीं इनको कभी एहसास होता है कि भाई लोकतंत्र है, कल को सरकार चली जाएगी, तो सरकार चली जाएगी तो ये इनके साथ रास्ता खुला रखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी यही है। फिर इनको ये भी होगा कि हमारे बहुत सारे कच्चे चिट्ठे तो इन्होंने पहले से रख रखे हैं कांग्रेसियों ने, क्योंकि इनके पास भी होम मिनिस्ट्री रहा है, इनके अंडर में भी आईबी ने काम किया है, इनके अंडर में भी तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम किया है, इनकम टैक्स भी इनके अंडर में रहा है, ऑफिसर तो इनके भी होंगे, इनकम टैक्स में होंगे, आईबी में होंगे और तमाम एजेंसियों में होंगे जो इनके माइंड के होंगे या इनके होंगे या इनसे कांटेक्ट में भी होंगे, तो और वो सूचना भी देते होंगे। तो बाकी रीजनल पार्टियों का दिल्ली में कोई पैर तो है नहीं, दिल्ली के सिस्टम में उन्होंने काम नहीं किया है। जो बीच बीच में गठबंधन की सरकारों में आए हैं उनके पास ये महत्वपूर्ण मंत्रालय कभी नहीं रहे, ना वित्त मंत्रालय रहा, ना गृह मंत्रालय रहा, जो ये सारी चीजों को अंजाम देता है। तो मैं समझता हूँ बेचारे वो उन पे हाथ डालना आसान है, लेकिन कांग्रेसियों पे हाथ डालना अभी भी बहुत आसान काम नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस के बड़े नेताओं पे हाथ डालने से भारतीय जनता पार्टी के नेता वो है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारी चीजें इन्होंने पहले से भी रख रखी होगी और ये कहीं ना कहीं आके अगर विंडिक्टिव हो गए तो हम लोगों को बहुत नुकसान करेंगे। और एजेंसी और सरकारों में इनके माइंड के आज भी बड़े अफसर काम कर रहे हैं, ठीक है अभी चुप हैं, लेकिन कल के वो सारा कुछ उनको बताएंगे भी। तो मेरा ये मानना है। जी जेपी सर कुछ कहना चाहेंगे?
कंक्लूडिंग मैं ये रिमार्क। कहना चाहूंगा सर कि जैसे प्रशांत भूषण जी ने कुछ दिन पहले आपके भी चैनल पर कहा था कि जजों के डोजियर बना करके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रखी हुई हैं इन लोगों की, तो जजों का डोजियर बन सकता है तो नेताओं का नहीं बन सकता। इमरजेंसी में जब भाई लोग जेल में बंद थे बड़े पैमाने पर और सारे लोगों की पोल खुल गई कि कौन लंगोट का पक्का है और कौन पिछवाड़े का कच्चा है, तो क्या उसका डोजियर नहीं होगा? मैं तो नहीं मानता कि नहीं होगा। तो इसलिए डोजियर तो सबका है। अब ये वक्त की बात है कि कौन कितना नीचे गिर के उस डोजियर को सामने लाता है नहीं लाता है। आगे जो संजय जोशी इन्हीं की पार्टी के थे और संजय जोशी का जो आपका सीडी निकल गई थी, तो आगे संजय जोशी का किसी ने वो बनाया होगा सीडी ना। अभी जो है आपका बॉम्बे, अभी जो आपके अभी आपका बॉम्बे में जो इनके चार्टेड वकील हैं, अकाउंटेंट वकील हैं, जो है वो बहुत जो है जरा दबा दबा के बोलते हैं सब पर। मायावती पर 100 आरोप लगाए थे, तो क्या लगाए थे देखिए, नाम ध्यान से जबान पर है, नहीं आ रहा है उनका। जो है अभी जो है क्या कहते हैं, किरीट सोमैया, अभी उनका दुनिया भर का होमोसेक्सुअलिटी का जो है जारी हो गया और वो 75 किस्म का मुकदमा किसी पर जो है वो 110 करोड़ का जो है, जो वो 1100 करोड़ का जो है उन्होंने एक लोकशाही चैनल है कोई महाराष्ट्र का, उसके ऊपर मुकदमा किया है। तो ये किया है, तो ये सब जो है वो सब कहाँ से आ गया? डोजियर नहीं है। हम तो आपसे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों का डोजियर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के कार्यालय में है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सबको मालूम है कि लखनऊ में घर कहाँ है और रातें किसके साथ नेताओं की गुजरती रही हैं, तो उसमें सभी पार्टी के नेता शामिल हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जी जी जी, हाँ संजीव जी, तो बिना डोजियर के हो जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ एक एडवाइजर होते थे संजय बारू, संजय बारू जी, जिन्होंने एक किताब लिखा है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल। वो तो बीजेपी में चले गए शायद, बीजेपी में नहीं है। नहीं अच्छा, बीजेपी में नहीं है। और अभी भी मुखर आलोचकों, विदेश नीति पे लिखते हुए मुखर आलोचकों में है। वो फॉरेन पॉलिसी पे लिखते हैं संजय बारू, और मुखर आलोचकों में है। सरकार की नीतियों की आलोचना इंडियन एक्सप्रेस में मैं करते हुए उनको देखता हूँ। उन्होंने कहीं पे लिखा था, अपनी किताब में जिक्र किया है या किसी आर्टिकल में जिक्र किया है कि उस समय के जो एडवाइजर होते थे पीएम के साथ, एक पुलिस ऑफिसर आईपीएस सिग्नेचर एनएसए थे, सम नारायणन थे। तो उनकी आदतों के बारे में उन्होंने बताया, बाकायदा ऑफिशियली उन्होंने लिखा है कि वो क्या करते थे कि पार्लियामेंट में जब घूम रहे होते थे एज ए एनएसए, तो किसी कांग्रेसी सांसद को बुलाते थे और उसके कान में बोलते थे, अरे तेरे खिलाफ तो बड़ा मसला, टेलीफोन में टेप हो गया है, ध्यान रखना, थोड़ा बच के रहना। अब कहता है वो 15 दिन तक वो बेचारा सांसद परेशान रहता था, 20 दिन तक, कि पता नहीं मेरा क्या टेप कर लिया है। और कहते हैं वो नारायणन साहब की इतनी आदत खराब थी कि कांग्रेस से कम जो भी थोड़ा सा सांसद लगता था कि ज्यादा उड़ रहा है, तो उसके कान में धीरे से पार्लियामेंट के अंदर ही फुसफुसाते थे वो। ये संजय बारू ने बकायदा लिखा है, उस किताब में लिखा है कि किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन संजय बारू ने इसका जिक्र किया है। तो सामान्य रूप से आप देखिए कि जो सरकार में जो एडवाइजर्स होते हैं, जिसमें कुछ पुलिस के एडवाइजर होते हैं, वो बेसिकली इसके लिए भी रखे जाते हैं कि बाहर का सर्वेलेंस भी नहीं रखना है, इंटरनल अपने लोगों का भी सर्वेलेंस करना है, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस महिला से मिल रहा है। अब जैसे कोई सांसद बेचारा महिला से ही मिल लिया, तो दूसरे दिन नारायणन साहब चाहे कोई भी अफसर कहा, यार रात में वहां क्या कर रहे थे वो महिला के साथ, अब वो बेचारा सांसद घबरा जाएगा कि महिला के साथ क्या कर रहे थे। बहुत सारे सांसद विधायक महिलाओं के साथ जाते ही हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत तरीके जाते हैं, कहीं कॉफी पीने जा रहे हैं, कहीं चाय पीने जा रहे हैं, या कहीं बार में जाके डांस भी कर रहे हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि वो एक बार चाहे जितना भी मॉडर्न हो, लेकिन एक बार जब कोई इंटेलिजेंस का ऑफिसर बोले कि वहां क्या करने गए थे, आप क्या कर रहे थे, तो अगला तो बेचारे के 20 दिन की नींद उड़ी जाती है कि पता नहीं क्या रिपोर्ट बनाएगा, या क्या इसने देख लिया मेरा, या क्या करेगा, उसकी नींद आराम हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थरूर साहब का अगर टेलीफोन टोक रहा है, तो थरूर साहब खुले दिल के आदमी है, ऐसे भी सोशल मीडिया पे वो बहुत एक्टिव रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे उतना एक्टिव कोई कांग्रेसी नहीं है, और डरने डरने वाले मुझे भी नहीं लग रहे हैं, और ना महुआ मोइत्रा डरने वाली लग रही है। जिन लोगों का नाम आया वो डरने वाले बनते लग नहीं रहे मुझे कि वो इनके टेलीफोन टेपिंग से डर जाएंगे। अरे भाई, डरने की बात नहीं है, बात ये कि अगर वो तोते ने किसी, वो जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर थोड़ी देर के उन्हीं की बात पे विश्वास कीजिए
कि ये जो है टेंशन जो है वो उनकी तरफ से हटाने के लिए किया है, तो डरने की बात कहाँ है। और जो लोग जब विरोध करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं और डरते उड़ते नहीं है। देखिए हम्म, आपका अर्जुन सिंह और नारायण दत्त तिवारी ने कांग्रेस से एक अलग पार्टी बनाई थी नरसिम्हा राव के जमाने में, और नारायण दत्त तिवारी दिल्ली से चले और बीच में गायब हो गए। अर्जुन सिंह ने दिल्ली में FIR करा दी, तो पता चला कि गजरौला के गेस्ट हाउस में वो किसी अपनी महिला मित्र के साथ जो है वो क्या कहते हैं बीच का टाइम बिता रहे थे। तो जाके इंटेलिजेंस वालों ने अर्जुन सिंह से कहा कि अरे ठाकुर साहब, ज्यादा चक्कर में मत पड़ी, नहीं मट्टी पलीत हो जाएगी, नरसिम्हा तो हुआ मट्टी पलीत करा देगा। वो तो हाँ उनके साथ रंग ले लिया, बता रहे तुरंत FIR वापस ले ली गई थी। उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी थी, FIR वापस ले ली गई थी। आप बता, तो ये सब बिना इंटेलिजेंस के हो जाता है। आप बताइए हैं, चलिए मेरे जी। यहाँ कौन आता है कौन जाता है, आपका जो है यहाँ के लोकल इंटेलिजेंस वालों को सब मालूम है। हम्म, तो वो उनकी पार्टी वालों से पूछते हैं कि यार JP सिंह पत्रकार है या किस पार्टी में है। तो बोले क्यों, कहीं वो उनके यहाँ जो है गए थे, तो बोले कि हाँ वो गए थे उनके यहाँ खाना खाने, कहीं क्यों खाना खिला रहे थे, कहीं इसलिए कि कोई खिलाने वाला नहीं था तो वही बचे थे, तो उन्होंने कहा हम ही खिला देते हैं। तो आप खिलाने के लिए तैयार हो तो अगली बार आप ही यहाँ लेके आ जाते। अब आप सोचिए, यहाँ पता नहीं है, यहाँ लोगों को मालूम है कौन हमारे घर आया और कौन हमारे घर गया। इतना तो इंटेलिजेंस होता है। हम क्या है, पिड्डी न पिड्डी के तौर पर। तो वो लोग तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका जो है वो क्या कहते हैं हैकिंग में है। हमें तो रोज ही जो है इस तरह के फर्जी ईमेल आते हैं कि लगता है कि हमारा फोन जो है वो कंप्यूटर हैक करने की कोशिश हो रही है। मैं खोलता भी नहीं हूँ, उसको तुरंत उड़ा देता हूँ। अगर कोई अपरिचित का फोन नंबर हो तो मैं जल्दी उठाता नहीं, जब तक कि वो पहले से मैसेज ना करे कि मैं फलाने हूँ और आपके फोन पे फोन कर रहा हूँ, कृपया फोन उठा लीजिए। आप अनजान नंबर से फोन करके देखिए, हो सकता है मैं ना उठाऊं फोन, आप ही। ठीक। तो ये था हमारा अम्बेडकर नामा विशेष हैकिंग के मायने। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड। शुक्रिया, शुक्रिया सर। नमस्कार।